हेलो बच्चों। आशा करता हूँ कि पिछली क्लास से आपने खूब बेनिफिट उठाया होगा और उस क्लास को बड़े मनोयोग से देखा होगा। आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए जब हमने संविधान की बात कर रहे थे उससे ठीक आगे चलेंगे। आज हम किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, पिछली बार हमने क्लास में क्या क्या चर्चा की थी, इन सब बातों का समावेश करते हुए आज हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और ये जो क्लास है ये संविधान को प्रत्येक कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उतनी ही लाभदायक होगी जितनी कि आपके कक्षा 11 और 12 की पुस्तकें पढ़ेंगे अर्जित करने में मदद करेंगी। इसलिए आपको क्या करना है कि अगर आप भले किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, भारत का संविधान जिस भी एग्जाम में शामिल है, उन परीक्षाओं में इस पुस्तक से बखूबी आपको संविधान को समझने में 100% सहायता मिलेगी। इसलिए इस किताब को पढ़ने में निसंकोच अपना पूरा समर्पण दें और पढ़ते समय पूरी रुचि के साथ इसको समझने की कोशिश करें कि क्या भारत का संविधान है और क्यों भारत के संविधान को बनाने की इतनी जरूरतें पड़ी। हमने पिछली क्लास में जब देखा था कि भारत के संविधान को बनाने से पहले कैसी कैसी परिस्थितियां हमारे सामने थी, उन सब परिस्थितियों से जो हमें मुश्किलें पैदा हुई, उन मुश्किलों का हमने समाधान किया। किस माध्यम से? हमने एक बहुत अच्छा और बहुत सुंदर संविधान बना के। इस समाधान के बाद में हमारे समाज में जो बदलाव आए वो आज के समय हमें चाहूं और दिखाई देते हैं। पर इस बदलाव तक की यात्रा को हमें पूरी करने से पहले हम बीच के जो पड़ाव है इसके मुख्यतः कि उस संविधान को बनाने में किन किन बातों का ध्यान रखा गया, किन किन बातों के आधार पर उस संविधान की जो है नींव रखी गई, इन सब बातों को धीरे धीरे करते हुए क्रमिक रूप से हम आगे बढ़ते चलेंगे। आपने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जब हमारे यहाँ पुराने इतिहास में जब हम देखते हैं तो बहुत सारे विदेशी आक्रांता आए, उन्होंने हमारे भारत पे शासन किया, भारतीय लोगों को बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित किया और यहाँ से अधिकाधिक धन अर्जित करने के जो प्रयास है उन्होंने हमेशा करते रहे वो। इसके बाद में अब हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो अब हमें इस संविधान की अलग अलग शाखाओं से रूबरू होने का मौका मिलेगा। लेकिन संविधान को हम एक वृक्ष की भांति जब शुरू करते हैं पढ़ना और फिर उसकी अलग अलग टहनियों को पढ़ना शुरू करेंगे, उससे पहले हम कुछ बातें हैं जो इस पहले अध्याय में दी गई हैं उनको आधारभूत ज्ञान मानते हुए उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमने पिछले क्लास में इस बात पर चर्चा की थी कि भारतीय संविधान हमारे लिए कुछ विशेष काम करता है जिनके आधार पर हमारे लिए शासन व्यवस्था जो है उसको सहूलियत होती है कि वो नागरिकों को ठीक अच्छा जीवन प्रदान कर सके। इसी माध्यम से हमने संविधान के एक काम की बात करी थी कि भारतीय संविधान हमारे लिए सबसे पहला काम यही करता है। क्या करता है? आपको याद आ रहा होगा कि भारतीय संविधान का पहला काम क्या था। भारतीय संविधान जैसे कि किससे निर्मित होता है? बुनियादी नियमों से। तो इसी आधार पर संविधान का पहला काम यह है कि भारतीय संविधान बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध करवाता है जिसके माध्यम से सरकारें हमारे लिए क्या कर सकती है, सही तरीके से नागरिकों के प्रति जो सरकारों की जिम्मेदारी है उसको निभाने का काम कर सकती हैं। और ये हमारे सामने जो दिखाई दे रहा है कि संविधान का पहला काम यही है कि बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध करवाए हमें। समूह यानी बहुत सारे बुनियादी नियम जो मानव के विकास के लिए अलग अलग तरीके से उपयोगी होते हैं, उन सब बुनियादी नियमों का एक समूह हमारे लिए संविधान बनाते समय उसमें शामिल किया जाए ताकि समाज के सदस्यों में कम से कम जो मिनिमम आवश्यकता की जो समन्वय वाली या व्यवहारिक जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करते हुए वो बुनियादी नियम हमारे विकास में लाभदायक हों। फिर इसके बाद में हमने चर्चा की थी कई सारे विदेशी आक्रांताओं की। उसके अलावा अंग्रेजों ने जब हमारे भारत पे शासन किया तो उस समय उन्होंने बहुत सारे प्रभाव हमारे ऊपर छोड़े जिनकी बदौलत हमारा संविधान सबसे ज्यादा उन्हीं से प्रभावित है। और हम देखेंगे जैसे कि आगे तो हमें पता चलेगा कि अंग्रेजों ने 1935 में एक भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लेके आए थे। उस अधिनियम के माध्यम से अंग्रेजों ने हमारे लिए जो संविधान बनाया गया है उसका बहुत बड़ा हिस्सा उसी अधिनियम से हमने लिया है। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि अंग्रेजों ने जो हमारे लिए संविधान बनाया था उस संविधान की बहुत सारी बातें इंग्लैंड में पहले ही लागू की जा चुकी थी। तो हमने ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए उन प्रावधानों को जिनको अंग्रेजों ने हमारे लिए 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में तैयार किया था, है ना, उस 1935 के एक्ट में जो बातें थी और हमें पता चला कि ये सब बातें इंग्लैंड में पहले से ही लागू हैं, तो हमने उनकी अच्छाई और बुराइयों को परखने में बिल्कुल भी देर नहीं की। हमने उन सारी बातों को अच्छाई और बुराई के आधार पे तोलने का प्रयास। उसके बाद में हमने इस संविधान में, भारत के संविधान में उन सब बातों को शामिल करने की कोशिश की। हालांकि इतना जरूर है कि उन बातों को जिन्होंने अंग्रेजों ने हमारे लिए तैयार की थी, उन सब बातों को हमने हमारी परिस्थितियों के अनुसार बदल के फिर भारतीय संविधान में शामिल किया है। जैसे मौलिक अधिकार हैं, है ना, नीति निर्देशक तत्व हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, वो हालांकि बाद में जोड़े गए थे। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश नहीं था,
उनको 1976 के अंदर जोड़ा गया था। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था वो, उसकी बात हम आगे करेंगे जैसे ही इस पार्ट में उसके ऊपर जिक्र होगा। लेकिन जिन बातों को मूल संविधान में शामिल किया गया था वो अधिकांश बातें 1935 के अधिनियम से प्रभावित हैं, और इसको लगभग कहा तो ये जाता है कि लगभग 75% जो हमारे संविधान की बातें हैं मूल संविधान में जिनको लिखा गया था उनमें से 75% बातें केवल किससे ली गई हैं? 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। किससे ली गई है बच्चों? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। इसमें उन बातों को समावेश किया था जिन बातों को हम अपना के हमारे भारत की जो शासन व्यवस्था है उसको बेहतर बना सकते थे। अंग्रेजों ने जब ये चीजें हमें सीधे सीधे लिख के दी तो हमने हमारी परिस्थितियों का भी अध्ययन किया हुआ था, क्योंकि हम जानते थे बखूबी जब जन्म हमने भारत में लिया है तो भारत में किन बातों को शामिल करने से हमें लाभ होगा और किन के माध्यम से हमें नुकसान होगा। इन सब चीजों को देखते हुए हमने जब इन बातों को पढ़ने की कोशिश की तो इन बातों में जो आवश्यक बदलाव थे वो सब किए हमने। आज हम इन्हीं बातों के आधार पे जो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे उसकी बात कर ली। अब इसके बाद में आगे की जो मुख्य बात है, हमारे संविधान में जो निर्णय लेने की जो शक्तियां हैं उन शक्तियों का उपयोग किस आधार पे किया जाए, कैसे वो समाज के लिए कल्याणकारी हो वो निर्णय जिनके माध्यम से हमारे ऊपर शासन हो रहा है। इन्हीं बातों को शामिल करते हुए आज हम पहला ही जो बिंदु है वो पढ़ेंगे निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टताएं। जब हमने पहले संविधान के काम में ये बात पढ़ी थी कि संविधान हमारे लिए बुनियादी नियमों की बात करता है, तो अब सवाल ये उठता है कि वो बुनियादी नियम होंगे तो अब उन बुनियादी नियमों को भला बनाएगा कौन? ऐसा कौन व्यक्ति है भारत में जो जिसको सारी जो भारतीय जनता है वो स्वीकार कर लेगी उसके द्वारा बनाए गए नियमों को? स्वाभाविक सी बातें हैं, ऐसे सवाल हमारे मन में उठते हैं। तो फिर हमें पता चलता है कि इन बुनियादी नियमों को बनाने वाले जो लोग हैं उनका भी समाज में विश्वास व्याप्त हो पहले से, ऐसे लोगों को हम इसमें शामिल करें। अब भला ऐसे लोगों की परख किस आधार पे होगी? हमारे मन में सबसे पहला सवाल यही उठता है कि बुनियादी नियमों को कौन बनाएगा। तो इसके लिए अब हम सामान्य तौर पे अगर बात करें कि बुनियादी नियमों में भला इतना विवाद क्यों हो रहा है, पहले हम इस बात को जानने की कोशिश करें। बुनियादी नियम क्या कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति बुनियादी नियम नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता है, लेकिन बात यह है कि नियम बना देना भर काम नहीं था, उन नियमों को सही तरीके से लागू किया जाए ताकि वो समाज में प्रभावकारी रहे। अब कुछ लोगों में इन नियमों को बनाने को लेकर यह विवाद भी हो सकता है कि कोई दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए पहला व्यक्ति कहता है कि मैंने जो नियम बताए हैं समाज के लिए वो ज्यादा श्रेष्ठ है और उनको बनाया इसमें मूल संविधान में शामिल किया जाए तथा उनको लागू किया जाए, ठीक बात है। दूसरा व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं, पहले व्यक्ति की बातें जो हैं वो कम प्रभावकारी हैं और मैंने जो नियम बनाए हैं वो ज्यादा प्रभावकारी हैं। अगर हम सामान्यतः पढ़े लिखे लोगों के हाथ में समाज के लिए नियम और संविधान बनाने की बागडोर संभालने के लिए जिम्मेदारी दे देते तो हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां सामने आती। लेकिन हमने यहाँ पे हमारे जो विद्वान लोग थे उस समय के, जो ज्यादा समाज में प्रतिष्ठा संपन्न और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर थे, है ना, BN राव थे, ऐसे लोगों ने संविधान को बहुत हद तक प्रभावित किया है। तो हमने उन लोगों की मदद से इस संविधान को आगे निर्मित करने में मदद पाई है ना। यहाँ पे जो विवाद हो रहा है, अब उस विवाद का कोई समाधान भी तो हमें मिलना चाहिए कि जब हमें ये पता चल गया कि सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के आधार पे हम संविधान बनाने की जिम्मेदारी उनको नहीं दे सकते, तो फिर क्या हो? क्यों ना कोई ऐसी व्यवस्था हो जिससे कि आज के समय के जो संविधान है उसका भी निर्माण कर दिया जाए और आने वाले समय में अगर कोई नए नियम बनाने पड़े तो उनका भी निर्माण आसानी से हो जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम भी इसी बात का समर्थन करेंगे कि आज की नहीं हमेशा के लिए ये समस्या खत्म हो जाए कि नियमों का निर्माण कौन करेगा, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि समाज में आज जो नियम बन गए आने वाले 100 साल बाद भी वही नियम लागू रहेंगे। हालांकि वो नियम रहते हैं लेकिन उनमें समय के अनुसार लचीलापन होना जरूरी है, समय के अनुसार उनमें बदलाव आते रहना जरूरी है, अन्यथा वो नियम धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? निष्प्रभावी हो जाते हैं। तो जब कै और खे लोगों के बीच में ये विवाद उठा कि मेरे द्वारा बनाए गए नियम श्रेष्ठ हैं, दूसरा कहेगा मेरे द्वारा बनाए गए नियम श्रेष्ठ हैं, तो फिर इन लोगों की समस्याओं को कैसे सुलझाया गया? इन लोगों की समस्याओं को हमने सुलझाने के लिए सीधा सा समाधान ढूंढा, और क्या था वो? हमारे भारत के संविधान में ये लिख दिया गया कि हमारे यहाँ संविधान का निर्माण जो है जनता द्वारा किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जनता द्वारा अगर संविधान का निर्माण किया जाएगा तो उस समय भारत की करोड़ों की जो आबादी है वो सब लोग मिलकर संविधान बनाएंगे? नहीं बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, जनता जिन लोगों पे भरोसा करती है, उन चुनिंदा लोगों के माध्यम से संविधान का निर्माण किया जाएगा। ऐसा हमारे भारतीय संविधान की जो पृष्ठभूमि है उसके अंदर लिखा गया। क्या कहा गया है आगे
कि संविधान में इस निर्णय निर्माण की शक्ति जो है उसको शामिल करते हुए हमने ये तय कर दिया कि भारत के संविधान में जो नियम बनाने की, कानून बनाने की जो शक्ति है, हम किसको देंगे? संसद को देंगे भैया। अब ये संसद क्या बोला है? संसद उन लोगों का सदन है जो जनता के द्वारा चुन के भेजे गए हैं इस काम के लिए या फिर देश का शासन चलाने के लिए। उन लोगों को सामूहिक रूप से जिस संस्था का नाम दिया गया है वही संसद है, और यह संसद ही मिलकर नए नए जो कानून है समय के अनुसार उनमें बदलाव भी करेगी और आवश्यकता के अनुसार नए कानूनों का निर्माण भी करेगी। फिर यहाँ पे कई सारे प्रकार आते हैं कि जहां पे जनता सीधा सीधा, हमें कैसे पता चल जाएगा कि जनता ही संविधान का निर्माण करेगी? इसके हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने पुराने समय में जब इतिहास की बातें करते हैं तो हम बहुत सारे अन्य संस्थाओं के माध्यम से नियम कानून बनते हुए देखते हैं। अब हमारे यहाँ सीधा सीधा ये तय नहीं हो गया था कि जनता संसद जो है वही कानून बनाएगी। हमने पहले इन बाकी संस्थाओं का अध्ययन किया था। कौन सी संस्थाएं? जैसे किसी समय में राजतंत्र होता था, राजाओं का शासन होता था, उस राजतंत्र में कौन कानून बनाता था? हमें पता था कि राजतंत्र के अंदर कानून बनाने का काम सिर्फ राजा का होता था। राजा ने जो भी नया नियम लागू कर दिया उसको पूरी जनता को मानना था और इसके अलावा कोई दूसरी व्यवस्था नहीं थी। इसके अलावा हम फिर थोड़ा सा आगे आते हैं तो हमें सोवियत संघ का उदाहरण दिखाई देता है। सोवियत संघ में क्या व्यवस्था थी? वहां पे केवल एक पार्टी थी, राजनीतिक पार्टी, जिसको देश का शासन चलाने का और उसी को देश के लिए नए नियम कायदे बनाने का जो है अधिकार मिला हुआ था। हमने देखा कि राजतंत्र भी हमारे भारत में सफल नहीं हो सकता, ना ही एक पार्टी का शासन हमारे भारत में सफल हो सकता है, तो फिर और क्या रखा जाए? हमें फिर मोटे तौर पे जनता की ही बात सामने आती है। लेकिन जनता के भी दो प्रकार हैं कि जनता जैसे कानून बनाती है। एक तो उदाहरण है यूनान का। यूनानी पद्धति में पुराने समय में क्या होता था कि देश में जितने लोग रहते थे उन सब का मतदान करवाया जाता था किसी भी नए कानून के निर्माण पर। वो हाँ उसके पक्ष या विपक्ष में वोट डालते थे और उसके आधार पर जिसकी संख्या ज्यादा होती थी वही लोग उसके समर्थन में आते थे। जैसे मान लो यूनान में ऐसी व्यवस्था थी कि अगर हाँ के पक्ष में, उस नए कानून को लागू करने के पक्ष में लोग ज्यादा हैं तो लागू कर दिया जाता था, और अगर उसके विरोध में लोग ज्यादा होते थे तो फिर उसको समाप्त कर दिया जाता था। अब चूंकि हमें तो ये बात समझ में कम पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमारे भारत में तो बहुत ज्यादा आबादी है, करोड़ों लोगों के पास में हाँ ना का जवाब लेने जाएगा कौन, और ऐसी व्यवस्था सफल होगी कैसे हमारे भारत में? तो इतनी बड़ी आबादी के कारण जब हमने ये देखा कि हमारे भारत में आबादी बहुत ज्यादा मात्रा में है, इस आबादी का जो पूरा नियंत्रण है इस हाँ ना के पक्ष पे रख पाना और एक निष्पक्ष जो कानून है उसका निर्माण कर पाना असंभव है। क्यों? क्योंकि उस समय जब कानून, देश का संविधान बनाया जा रहा था, हमारे पास इतने संसाधन भी नहीं थे कि हम आसानी से कुछ समय में ही पूरे देश की आबादी के साथ में मिलकर और इस हाँ ना के पक्ष में मतदान करवा सके, और ना ही हमारे पास ऐसी व्यवस्थाएं थी कि हम इतनी आबादी का जो है नियंत्रण कर सकें अगर वो एक जगह इकट्ठा होकर इसके हाँ या ना के पक्ष में मतदान करे। तो फिर हमने ये संसद जैसी जो विचारधारा या जो व्यवस्था है इसको अपनाया, और ये जो संसदीय व्यवस्था है इसके माध्यम से हमने क्या व्यवस्था की हमारे भारत के लिए कि क्यों ना जनता कुछ ऐसे लोगों को चुने, कुछ निश्चित मात्रा में ऐसे लोगों को चुने जो लोग मिलकर जनता के लिए काम करे, वे जनता के प्रतिनिधि कहलाएं। ऐसे प्रतिनिधियों के माध्यम से हमारे देश में कानून बनाने की जो व्यवस्था है उसको लागू किया गया, और ये जो व्यवस्था है वो आज वर्तमान समय तक भी हमारे लिए उतनी ही प्रभावशाली है। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, अधिकतर कानून हमारे यहाँ संसद बनाएगी। संविधान में यह व्यवस्था स्पष्ट रूप से कर दिया गया। इस संसद का अब निर्माण कैसे होगा कि जिससे जनता को भरोसा हो जाएगी ये उनके प्रतिनिधियों के द्वारा बनाया गया ही कानून है। तो संसद के जितने सारे सदस्य होंगे उन सबको एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाएगा, और उस प्रक्रिया के माध्यम से जनता को ये पूर्णतः भरोसा दिलाया जाएगा कि निष्पक्ष रूप से आंख के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि थे उन्होंने ये कानूनों का निर्माण किया है। इस आधार पे हमने इसमें व्यवस्था की। फिर आगे कहता है कि ये जो संसद है इसका निर्माण भी हो गया, चलो, है ना। अब संसद का निर्माण तो हो गया, लेकिन संसद को भी तो ऐसा कोई अधिकार देने वाली शक्ति होनी चाहिए कि उससे ये कोई अधिकार आगे भविष्य में छीन ना सके। ऐसा थोड़ी है कि संसद को कुछ वर्षों के लिए काम करना है और फिर समाप्त हो जाना है। संसद को तो जब तक भारत की जो शासन व्यवस्था है जितने समय तक चलती रहेगी तभी तक काम करते रहना है। तो फिर संसद के लिए ऐसी स्थायी व्यवस्था करने के लिए कोई ना कोई प्रावधान या कोई ना कोई कानून होना चाहिए। उस कानून का निर्माण करने के लिए संविधान ने जो दूसरी जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाई, और संविधान में इन बातों का समावेश किया तत्कालीन बुद्धिजनों का या जो बुद्धिमान वर्ग था उस समय का, उसके द्वारा उसने स्पष्ट कर दिया कि संविधान दूसरा काम यही करेगा। क्या करेगा?
समाज में निर्णय लेने की जो शक्ति है वो किसके पास में होगी, और सरकार में के जो विद्वान लोग थे उन्होंने ये बातें पहले ही भांप ली थी कि अगर किसी एक संस्था में ये बातें शामिल कर दी गई और फिर समय के साथ में उस संस्था की जो शक्तियां हैं निष्प्रभावी हो गई तो भी देश की शासन व्यवस्था क्या है, गड़बड़ा जाएगी। तो इसलिए उन्होंने स्थायी व्यवस्था करने के लिए संविधान में ही इन बातों को शामिल कर दिया। अब इस बातों का उदाहरण हम आज के समय में वर्तमान में हमारे जो संसद कार्य कर रही है उसके आधार पर देख भी सकते हैं कि वो बिल्कुल सही तरीके से वर्तमान जो देश की आजादी के कितने सालों बाद की बातें हैं, लगभग 75 से 76 सालों के बाद की बातें हैं, लेकिन आज तक हमारी संसद जो है बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रही है। सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन नियम जो प्रभावी हैं, जो नियमों में जो बदलाव करने की आवश्यकता होती है वो प्रत्येक सरकार अपने कर्तव्य समझ के पूरा करती है और यही सरकारों की जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक बात जो विशेष गौर करने वाली है वो क्या है, हमने संसद का निर्माण कर दिया और संसद को ये शक्ति भी दे दी संविधान के माध्यम से कि वो कानून बना दे। अब आप एक कल्पना कीजिए कि कभी सरकार में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसकी जो मंशा है वो लोक कल्याण की ना हो के व्यक्तिगत कल्याण की भावना से वो प्रेरित हो, तब क्या होगा? ऐसे सवाल उस समय के विद्वानों के दिमाग में भी आए थे। तभी तो उन लोगों ने अगली जो बात हम करेंगे उसके बारे में संविधान में व्यवस्था की है। और अगली बात क्या है कि सरकार की शक्तियों पे कुछ सीमाएं होनी चाहिए ताकि उन सीमाओं की वजह से सरकार कभी भी इनका उल्लंघन ना कर सके। और ये सीमाएं किस लिहाज में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी भी चाहे तो इनको तोड़ मरोड़ के अपने अनुसार बदलाव करने की कोशिश भी ना करे। यही बात हमारे लिए अगली महत्वपूर्ण है कि सरकार की शक्तियों पे सीमाएं लगाई जानी चाहिए इस आधार पे कि वो इनका कभी भी उल्लंघन ना कर सके। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि हमारा संविधान नागरिकों के लिए तीसरा काम भी यही करता है। क्या करता है कि वो सरकार की शक्तियों पे सीमा लगाने का काम करता है और कहता है कि तीसरे काम में ये भी कहा गया है कि जो सरकारें हैं वो इन जो प्रतिबंध लगाए गए हैं इनका मनचाहे तरीके से कभी भी उल्लंघन नहीं कर सकती। अगर कोई सरकार ऐसा करती है तो हमारे यहाँ न्यायपालिका की जो व्यवस्था है उसके अनुसार उस सरकार को क्या किया जा सकता है, बर्खास्त किया जा सकता है या फिर उसके कानून को जो है रद्द किया जा सकता है। अगर सरकारें संविधान के अनुसार काम ना करें तो अविश्वास प्रस्ताव जैसे कुछ उपाय हैं हमारे पास जिनके माध्यम से हम सरकारों को बदलने की क्षमता भी रखते हैं। यही तो लोकतंत्र की ताकत है। जनता जिन लोगों को चुन के भेजती है उनको वापस हटाने का अधिकार भी जनता के पास में है। इसमें क्या कहा गया है, मान लीजिए कोई गलत कानून सरकार ने बना दिया आपके लिए, है ना, और उस गलत कानून के आपको लगता है कि वो गलत है। अब गलत किस आधार पे लगेगा आपको? मान लीजिए किसी सरकार ने ऐसा कानून बना दिया जिसके आधार पे कहा गया कि किसी विशेष धर्म को के लोग तो ज्यादा शक्तियों ज्यादा अधिकारों का उपयोग करेंगे और अन्य धर्मों के लोग जो हैं वो कम अधिकारों का उपयोग करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हमारे यहाँ 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं संविधान के द्वारा। अब भारत की सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो बहुसंख्यक हैं हिंदू भारत में, उसके लोग तो 6 के 6 मौलिक अधिकारों का उपयोग करेंगे, है ना, और बाकी धर्मों के लोग हैं जो किसी 3 अधिकारों को चुन सकते हैं, ऐसा उनको विकल्प दिया जाए। तो क्या आपको लगेगा, ऐसा सही लगेगा कि ये लोगों के साथ में जो भेदभाव किया जा रहा है ये उचित जो अच्छी संरचना के लिए? ये कदापि सही नहीं ठहराया जा सकता। क्यों? हम जब देखेंगे कि इन लोगों में भेदभाव की जो जड़ें हैं यहाँ से मौलिक अधिकारों से शुरू होती हैं तो फिर ये धीरे धीरे जड़ें गहरी होती जाती हैं। अन्य आधारों पे भी, जैसे धर्म के आधार पे इनमें भेदभाव हो गया, जैसे जाति के आधार पे इनमें भेदभाव हो गया, है ना, अन्य सांस्कृतिक पहचान के आधार पे, इनके रंग रूप के आधार पे इनमें भेदभाव कर दिया। ऐसे धीरे धीरे जो बुराई है वो पूरे समाज में फैल जाएगी और पूरे समाज को गंदा करके छोड़ देगी। जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही समाज की एक बुराई पूरे समाज में धीरे धीरे फैलते फैलते बहुत सारी अन्य अच्छाइयों को भी खत्म कर देती है। इसी आधार पे हमने ये व्यवस्था की कि सरकार की जो अनुचित नीतियां हों उनका जो हम है विरोध कर सके, और विरोध करने के साथ साथ में न्यायपालिका को इतनी शक्तियां दी जाए कि वो उनको समाप्त भी कर सके। ऐसे प्रत्येक अन्यायपूर्ण कानून को हमने समाप्त करने के लिए ये प्रावधान किया है। अब आप यहाँ पे एक उदाहरण देख सकते हैं, ये यूरोप के संविधान की कुछ तस्वीर दिखाई गई है आपको। इसमें कहा गया है यूरोपीय संघ के देशों ने मिलकर यूरोप के लिए एक संविधान बनाने की कोशिश की। अब वो कोशिश असफल हो गई। क्यों? संविधान निर्माण के उनके प्रयास को मारपीट और झगड़े भरी कोशिश के रूप में दिखाया गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वहां पे एक योजनागत तरीके से इस काम को अंजाम नहीं दिया गया। सभी देशों को साथ में रखने वाले प्रयासों को संविधान में शामिल नहीं किया गया।
ऐसे प्रावधान उस यूरोपीय संविधान में नहीं लाए गए जिनसे नागरिकों के साथ समानता का बर्ताव हो, उनकी आजादी की सुरक्षा हो सके, उनको समानता का हक जो मिल सके। इसलिए यूरोप की इन व्यवस्थाओं को उस समय फेल या नष्ट होते हुए दिखाया गया है। अब प्यारे बच्चों, आप आगे देख सकते हैं कि हमारे संविधान का तीसरा काम यही है कि सरकार द्वारा नागरिकों पे जो कानून लागू किए जाए उन कानूनों पर कुछ सीमाएं हों, और ये सीमा इस आधार पे मौलिक होंगी, इस आधार पे मौलिक होंगी कि सरकार उनका कभी भी उल्लंघन नहीं कर सकती। इसी आधार पे हमने देखा कि सरकार की जो शक्तियां हैं उन सबको एक सीमित दायरे में आजादी है। सरकार को या फिर नागरिकों के प्रति जो उनके कर्तव्य है उनको एक सीमा तक, यानी एक हद तय की गई है कि सरकार किस हद तक किसी प्रकार के प्रावधान को आगे ला सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है? समाज के कुछ आकांक्षा और लक्ष्य हैं। इन आकांक्षा और लक्ष्यों को हम समाज के दृष्टिकोण में कैसे पढ़ेंगे? कहा गया है कि जब हम समाज के अंदर रहते हैं तो हमें हमारे विकास की बातें, जब संविधान बन के तैयार हो गया तो उसके बाद में लोगों को अपने जीवन को सुधारने के लिए भी तो प्रयास करने थे। सरकार ने व्यवस्थाएं कर दी, लेकिन सरकार हमें कमा के थोड़ी दे जाएगी घर पे कि हमारे घर का खर्चा भी सरकार उठाने लग जाए, और ऐसा करे भी तो कितने दिन तक संभव है। इसीलिए प्रत्येक नागरिक को अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जिम्मेदारियों को खुद उठाना था, और इसके लिए हमने सामाजिक दृष्टिकोण से संविधान में कुछ बातों को शामिल किया है। उन्हीं पे आगे हम चर्चा करेंगे। समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य, यानी हमारे समाज की क्या आकांक्षाएं हैं और उनके लक्ष्य क्या हैं। आकांक्षा यानी तो जो हम समाज के विकास के लिए जिन बातों को सोचते हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। लक्ष्य यानी हमें किस हद तक समाज का सुधार करना है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हम ऐसे समाज का निर्माण करना चाहें जिसमें जाति के आधार पर भेदभाव कतई बर्दाश्त ना किया जाए, है ना। हम ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें छुआछूत जैसी बुराइयों को है कहीं भी स्थान ना मिले। तो फिर ये हमारा जब आकांक्षा ये हमारी तय कर दी कि हम इस भेदभाव और असमानता के खात्मे के साथ एक अच्छे समाज का निर्माण करने की कोशिश करेंगे या बनाएंगे, उस आकांक्षा को पूरा करने के लिए लक्ष्य तय कर दिया हमने क्या कि एक अच्छा समाज हमारे लिए बनाया जाएगा। ये हो गया हमारी आकांक्षा। अब इस अच्छे समाज के निर्माण के लिए क्या किया जाए कि जिससे इस समाज की अपने आप ही रचना हो जाए, या फिर जो छोटे छोटे प्रयास हैं वो एक साथ मिलकर इस समाज का निर्माण करते हुए हमें दिखाई दे। तो हम हमारी सरकार को इतनी शक्तिशाली या इतनी समर्थ बनाए कि वो हमारे समाज के कल्याण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने में सक्षम हो। और ऐसा कब किया जा सकता है? जब हमारा संविधान सरकार को इतनी शक्तियां दे जिसके आधार पे वो हमारे कल्याण के लिए सभी आवश्यक योजनाएं या कार्यक्रम जो है चला सके। अब ऐसा जरूरी क्यों पड़ा? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम दक्षिण अफ्रीका के संविधान की बात करते हैं, नेल्सन मंडेला जो वहां के राष्ट्र पुरुष के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके थे, उनकी बात करते हैं तो अंग्रेजी सरकार के शासनकाल में दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का जो असमानता का ये जो विष था ये पूरे समाज में घुला हुआ था। लेकिन इस विष को खत्म करने के लिए और गोरे काले के आधार पर जो अंग्रेजों द्वारा भेदभाव किया जा रहा था दक्षिणी अफ्रीका में, उसको समाप्त करने के लिए नेल्सन मंडेला ने क्या किया? लगातार 30 वर्षों तक संघर्ष किया, और 30 वर्षों तक अधिकांश समय उनको जेल में रहना पड़ा। अंग्रेजों ने उनकी जो नीतियों को विरोध किया जा रहा था उसके कारण नेल्सन मंडेला को जेल में डाल दिया, और 30 वर्ष बाद जब वो जेल से निकल के आए तो उस समय तक उनके दक्षिण अफ्रीका की दशा और दिशा बदलने की परिस्थितियां जो है तैयार हो चुकी थी, और अंग्रेजों ने फिर दक्षिण अफ्रीका को छोड़ दिया। अब वो इतिहास की बातें हैं, उनको कभी हम किसी और क्लास में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे ही इतिहास के अंदर जो इन बातों का अध्ययन करते हैं हमें पता चलता है कि नेल्सन मंडेला के संघर्ष के कारण दक्षिण अफ्रीका की जो दशा और दिशा है बदली है। उन्हीं आधारों पर इन बातों को हमारे संविधान में भी जगह दी गई है जिसको हमने उचित ठहराया है। यानी हमें ये लगा कि हमने जो व्यवस्थाएं की है उसी आधार पर किसी और देश में भी ऐसी बुराइयां हैं जो हमें देखने को मिलती है। अगर हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होती तो हमें फिर से दोबारा कुछ ना कुछ बदलाव करने पड़ते। इसलिए विद्वानों ने इन बातों को सही ठहराया है। अब संविधान और सरकार को ऐसी शक्तियां देने के लिए हमने सरकार को इतना समर्थ बनाने के लिए संविधान में ही कुछ बातें ऐसी शामिल की जाती हैं जिनके आधार पर सरकारें जो हैं वो लगातार काम करती हैं, और जन कल्याण की जितनी सारी बातें हैं उन सब के ऊपर वो लगातार मेहनत के माध्यम से अपना जो है अच्छा परिणाम प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। अब संविधान के अंदर जो शक्तियां या जो प्रावधान होते हैं उनके आधार पर संविधान कैसे मजबूत होता है, इसके कुछ आपको उदाहरण दिखाता हूं मैं। संविधान को समर्थ बनाने वाले प्रावधान हैं। समर्थ यानी उसके अंदर इतनी ताकत भर देंगे ये प्रावधान कि वो अपने आप से इन बातों को सरकारों के लिए उपलब्ध करवा देगा।
जैसे हमें एक तो दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण दिया गया है। अब ये दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण क्या दिखाता है, इसमें कहा गया है कि सरकार को देखो कुछ विशेष दायित्व सौंपे गए हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण का दायित्व सरकार को दिया गया है। इसके अलावा अन्यायपूर्ण भेदभाव जैसी नीतियों या जो प्रयास कानून है उनको खत्म करने का, उनके खिलाफ कदम उठाने का जो प्रयास है दक्षिण अफ्रीका की सरकार कर सकती है। ये प्रावधान कहाँ किए गए हैं, दक्षिण अफ्रीकी संविधान के अंदर किए गए हैं। और क्या कहा गया है, वहां के नागरिकों को पर्याप्त आवासीय सुविधाएं मिले, इसकी व्यवस्था भी दक्षिण अफ्रीकी संविधान में की गई है। फिर अंतिम जो बात है कि स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना भी वहां सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसी बातों को जब हम संविधान में शामिल देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सरकारें तभी काम कर सकती हैं जब उनको पूरे तरीके से उस काम को करने की आजादी हो, जन कल्याणकारी काम हो या सामाजिक उत्थान का काम हो। इन सभी कामों को करने के लिए सरकारें हमेशा ही संविधान के अनुसार प्रयास करती हैं। अब संविधान में अगर ऐसी जो नीतियां हैं उनको शामिल कर दिया जाए तो सरकारें दृढ़ विश्वास के साथ और पूरे मनोयोग के साथ ऐसे कामों को करने के लिए आगे आती हैं। फिर एक दूसरा उदाहरण दिया है हमारे लिए इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया के संविधान में वहां के जो लोग थे उन्होंने क्या व्यवस्था की, जिन्होंने संविधान बनाया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों की व्यवस्था की जाए, है ना। एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जाए जिसके आधार पे सरकार जो है वहां के नागरिकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करे। और क्या कहा गया है कि सरकार गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल भी करेगी। गरीब बच्चे हैं तो उनको आर्थिक सहायता देगी ताकि वो आगे बढ़कर अपना जो है अपना कल्याण करने के लिए कुछ और प्रयास खुद भी कर सके। अनाथ बच्चे हैं उनकी देखभाल करेगी, जैसे अगर कम आयु के बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा और देखभाल की व्यवस्था करेगी ताकि वो इतने योग्य हो सके कि अपनी देखभाल स्वयं करने के लायक हो जाए। ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं बच्चों, ये एनसीईआरटी की जो पुस्तकों में शामिल की गई हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से हमें संविधान को समझने और उसकी शक्तियों से परिचित होने का लगता है कि पर्याप्त समय हो चुका है क्लास का, इसलिए हम अगली जो बातें हैं वो अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप इन दोनों भागों को अच्छे से देखिए और किताब के साथ में लगातार इनको पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझ जो है एनसीईआरटी पुस्तकों की अपने अंदर विकसित कर सकें। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।